हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने कहा था कि अब यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए आपके सामने रिकॉर्डेड क्लासें आएंगी। ठीक है, तो वही प्रोसेस शुरू हो गया है। अब आपकी ये रिकॉर्डेड क्लास आज से जाएगी आपके बीच में सुबह 8 बजे। कितने बजे जाएगी? तो आप कहेंगे सुबह 8 बजे ये क्लास आपको मिलेगी। ठीक है ना, एएम पर। और हर रोज फ्री मिलती रहेगी। ठीक है ना, तो आप सभी लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आप सभी को लाइव क्लास पर हिंदी के 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं और उसी सेट नंबर 1 से 50 क्वेश्चन आपके ये जीएस से संबंधित। किससे? जीएस से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने जैसे कि दिख रहा है, ये आपका रहा पहला प्रश्न कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ठीक है ना, हड़प्पा काल का ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? कहा गया लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या आपका धौलावीरा। आप सभी के पास 2 से 3 मिनट का समय, 2 से 3 सेकंड का समय भी दिया जाएगा ताकि आप उत्तर भी कर सकें। दूसरी चीज, मैंने जैसे कहा यूपीपीसीएस और आरओ के लिए आपकी प्रैक्टिस बैच शाम 6 बजे शुरू होगी अब, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज रखी गई है। ठीक है, आप इसकी अब क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए इतना पे करके शाम 6 बजे लाइव क्लास ले सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर बात है, कहा गया है हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर कितने 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित है। ये है कहाँ पर? तो आप कहेंगे ये है गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर है? आप कहेंगे इसको गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप में, इसका नाम जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट आगे बताते हैं। इसका स्थानीय रूप में कोटदा टिम्बा नाम से जाना जाता है। टिम्बा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाम से जाना जाता। क्यों? क्योंकि हाल ही में इसको क्या किया गया है, यूनेस्को ने धरोहर, जो आपका धौलावीरा है, उसे शहर को भारत के 40वें विश्व स्थल के रूप में घोषित किया गया। ठीक है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। ठीक है, आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। तो कहा गया धनुर्वेद, आयुर्वेद, सशस्त्र शास्त्र वेद या योग वेद। तो बताया गया उपवेद। आइए पहले बात कर लेते, उपवेद की बात की गई है यहाँ पर, तो इसको मिटा देते हैं ना। अब आपने तो समझ ही लिया है। चलिए इसको मिटाते हैं और यहाँ पर उपवेद की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात जो आती है उपवेद के, तो उपवेद कितने हैं? तो आप कहेंगे उपवेदों की संख्या, उपवेद कितने हैं? तो आप कहेंगे उपवेद कितने हैं आपके? तो आप कहेंगे 4 हैं। ठीक है ना, एक तो आपका क्या होता है, धनुर्वेद होता है। ठीक है ना, जैसे कि लिखा है धनुर्वेद। एक आपका आयुर्वेद होता है। एक आपका क्या होता है, शस्त्र शास्त्र वेद होता है। ठीक है ना, और एक इन्हीं में से और कौन सा वेद हो गया? क्या आप में से कोई बता पाएगा? तो आप कहेंगे गंधर्व वेद। ठीक है ना, क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे गंधर्व वेद। ठीक है, ये 4 वेद होते हैं। योग वेद आपका इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? देखिए, जब पहली बार की बात हो तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। कब? 712 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हज्जाज के मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। लेकिन क्या हुआ था? 1712 ईस्वी में। कब? 1712 ईस्वी में। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। और कहा जाता है यहाँ कौन था? तो आप कहेंगे सिंध का जो शासक था वो कौन था? सिंध का शासक यहाँ पर लिखेंगे। सिंध का शासक पूछा जाता है, सिंध का शासक कौन था? तो आप कहेंगे दाहिर था।
कौन था? दाहिर था। दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ, सिंध तथा मुल्तान जीत लिया, ठीक है ना। और ये कहाँ से पता चलता है? तो आप कहेंगे फारसी एक ग्रंथ है, कौन सा? फारसी ग्रंथ चचनामा से पता चलता है, चचनामा से पता चलता है, ठीक है ना, याद रखेंगे ना, चचनामा से इसका पता चलता है। तो कौन आया था? आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। कहा गया, आगे कहा गया अगला प्रश्न है 104 की खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि मध्य प्रदेश के, कहां पर? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में चंदेल राजाओं, क्या चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित करवाया गया था। किसके द्वारा? खजुराहो मंदिर या खजुराहो समूह? तो आप कहेंगे चंदेल राजाओं द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे ना, खूब पूछा जाता है, चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है तो उसे क्या कहा जाता है? कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा, कंदरिया महादेव का मंदिर यहाँ पर स्थापित है, ठीक है ना, सर्वोत्तम है। अगला का है पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ठीक है, तो पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से, या यूं कह सकते हैं बंगाल बिहार से, किससे? बंगाल बिहार से संबंधित। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। किसने की थी? तो गोपाल ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा, गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो आप कहेंगे सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था। कौन था? तो धर्मपाल। पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है ना, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? इसने। कौन कौन से? तो आप कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, और दूसरा कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना, याद रखिएगा, कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न आपके सामने कि दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलासिल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो आप कहेंगे 1605 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1605 ईस्वी में आई थी भारत में। और ये कब? 1759, क्या 1759 में अंग्रेजों से हारते हुए कौन सा युद्ध हुआ था? वेदरा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? वेदरा का युद्ध। किससे? अंग्रेजों से और डचों के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा, अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। और वेदरा के युद्ध से ये क्या हुए थे? भारत में अंतिम रूप से इनका पतन हो गया था और ये चले गए थे, ठीक है ना। तो किससे हुआ था? तो आप कहेंगे कि मार्तंड वर्मा, ठीक है, मार्तंड वर्मा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त किया। किसने? त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त किया था, कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कब आए थे? तो आप कहेंगे 1605 ईस्वी में आए थे, ठीक है। यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको डेट सहित 23 जून 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 में। किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे इंग्लिश से, मतलब अंग्रेजों और किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब, बंगाल के एक नवाब थे, कौन? बंगाल के नवाब के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला के बीच प्लासी नामक के स्थान पर ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना। इस युद्ध में जो नवाब थे, कौन? सिराजुद्दौला पराजित हुआ। अंग्रेजों द्वारा क्या? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा किसे? तो आप कहेंगे मीर जाफर को, ठीक है, मीर जाफर को, ठीक है ना, मीर जाफर को क्या किया था? बंगाल का नवाब बना दिया गया था। और इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति कौन था? तो आप कहेंगे कौन था अंग्रेजों की तरफ से? तो लॉर्ड, या आप कहेंगे रॉबर्ट, रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है ना। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। अगला है बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत थी।
कितने रुपए भुगतान करने के लिए सहमत थी। देखिएगा, अब यहाँ से कई क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको इतिहास जानने की जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है ना। तो इतिहास जानते हम लोग, थोड़ा सा इसको और पतला कर लेंगे तो और आपको आसानी होगी ना। चलिएगा चलिएगा, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे बक्सर का युद्ध की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो आप कहेंगे बक्सर का युद्ध 12 अगस्त 1765 हुआ था। कब? 12 अगस्त 1765 को हुआ था, ठीक है ना। ये याद करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहेंगे कि क्लाइव ने बंगाल, जो मुगल बादशाह कौन थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे? तो मुगल बादशाह, इनको जरूर याद रखें, मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम, शाह आलम सेकंड था, ठीक है ना। कौन था? शाह आलम सेकंड था। क्योंकि यहाँ पर देखिए पूछा गया मुगल सम्राट को ना, तो मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम सेकंड था, ठीक है ना। इसको क्या किया है कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी 1765 में, कब हुई थी? 1765 में ये हुई थी। इसकी शर्तें रखी गई थी कि मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। मुगल बादशाह ने क्या की थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंप दी, और कंपनी को अवध के नवाब से कड़ा और मणिकपुर छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया गया। ये कहानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख, कितना? तो अब आपको पता होना चाहिए, 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया, ठीक है ना। और बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया किसे? नजमुद्दौला जी को। किसको? कौन थे? तो आप कहेंगे नजमुद्दौला जी को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो देखिएगा, 1909 का कौन सा था? तो आप कहेंगे मार्ले मिंटो आया था 1909 का, ठीक है। और 1919 का क्या था? तो आप कहेंगे यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित। तो कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1919। अब इसकी कुछ पटकथा ये है कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषता जो थी, क्या थी? मुख्य विशेषता ये थी कि इसमें क्या लगाया गया था? केंद्र में द्वैध शासन लगाया था। केंद्र में क्या किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन विधायिका की स्थापना की गई थी, ठीक है। द्वैध द्वैध शासन विधायिका की स्थापना की गई थी, या यूं कह सकते हैं कि राज्यों में क्या किया गया था? केंद्र राज्यों में क्या किया गया था? तो आप कह सकते हैं द्वैध शासन या द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, ठीक है। दोनों बातें यहाँ पर सही होंगी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने 1935 में संविधान सभा का प्रस्ताव या सुझाव प्रस्तावित किया था, ठीक है। आइए देखते हैं। तो 1935 में भारतीय संविधान का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आप कहेंगे एम.एन. राव जी ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? एम.एन. राव जी ने दिया था। इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया था? तो आप किसका नाम लेंगे? तो आप नाम लेने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है। किसका नाम लेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है ना। इसके बाद कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। कहाँ पर? फैजपुर। अब आप सभी लोग फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में का, दिखेगा, प्रश्न को ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे आप, तभी आपको समझ में आएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। कुल कितनी महिलाएं क्या थी? सदस्य की बात करें, देखिए कुल तो 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15, ठीक है। कुल कितनी थी? तो कुल 15 महिलाएं थी, लेकिन उपस्थित जब हुई थी तो 12 महिलाएं थी। कितनी? 12। कुल 15 महिलाएं थी, उनमें से जैसे दुर्गाबाई देशमुख, अभी आपके यूपी पीसीएस में इस तरह का प्रश्न बनकर आया था, तो आप में से कौन होंगी? तो कहेंगे दुर्गाबाई देशमुख थी, अमृत कौर थी, सुचेता कृपलानी थी, और सरोजिनी नायडू, ये आदि प्रमुख महिलाएं थी, ठीक
याद रखिएगा। भारतीय संविधान की अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर जी, बी पट्टाभी सीतारमैया जी, आगे कहा गया H.C. मुखर्जी जी, ठीक है ना, और K.M. मुंशी जी। ठीक है, क्या होगा? K.M. मुंशी जी की बात कही गई है, ठीक है ना। किसकी बात कही गई है? तो आप कहेंगे K.M. मुंशी जी की बात कही गई है, ठीक है। तो कौन होंगे, क्या कोई बता सकता है? यहाँ पर उप समिति की बात कही गई है, जल्दी से बताएंगे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे H.C. मुखर्जी जी थे। कौन थे? H.C. मुखर्जी। देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात को आप समझेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। संविधान में क्या हुआ था? संविधान सभा जब बनी थी, इसका निर्माण हुआ, तो इसमें कई समितियां थी, लेकिन इसमें 8 बड़ी-बड़ी समितियां थी। कितनी? 8 बड़ी-बड़ी समितियां थी, ठीक है ना। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, फिर यहीं पर लिख के बता देते हैं। यहाँ से एक समिति हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, ठीक है। इधर मिटाते हैं तो इधर लिखने में आसानी होगी। और आप सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करते रहें, आपके लिए बड़ी मेहनत करके लाया जाता है। और आपके बीच जो भी आर ओ की तैयारी करना चाहते हैं और तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन न करें, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लेना। और प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको ही लाभ होने वाला है, बहुत ही कम पैसों में वो रखा गया है ज्वाइन। 8 बड़ी बड़ी कौन सी थी? समितियां थी, ठीक है। देखिएगा, ये पेन अभी हम कम चलाना जानते हैं, ठीक है, तो इससे अभी हो सकता है। तो 8 में पहली थी संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। वैसे इसके अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी आपकी मानी जाती है कौन सी? तो आप कहेंगे संघ संविधान समिति। कौन थे? संघ वाली जितनी होंगे, संघ संविधान समिति, ठीक है। आगे समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तीसरी है प्रांतीय संविधान समिति। अब लिखे प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? तो आप कहेंगे प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे? सरदार भाई जी थे, ठीक है ना। आगे आता है 1 2 3 4, चौथी आपकी आती प्रारूप समिति। क्या? प्रारूप समिति, या इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। अगली देखेंगे, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थी, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों से, अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन थी? कौन थे इसके अध्यक्ष? तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, सरदार जी थे, ठीक है ना, सरदार जी थे, ठीक है। इसकी 2 उप समितियां थी, एक मौलिक अधिकार उप समिति, एक मौलिक अधिकार उप समिति थी। लिख लो इसको ना, इम्पोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे इसके अध्यक्ष जे बी कृपलानी जी थे। कौन थे? जे बी कृपलानी जी थे, ठीक है ना। और एक थी अल्पसंख्यक उप समिति, ये वाली नाम से, एक मौलिक उप समिति, एक अल्पसंख्यक उप समिति, इसके H.C. मुखर्जी थे। अभी देखिए, ये यहाँ पर प्रश्न आया था ना, H.C. मुखर्जी थे, ठीक है। अगला है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रक्रिया कौन बनाया था? जो भाई हमारे पहले राष्ट्रपति थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और आपकी है राज्यों के लिए समिति, तो आप कहेंगे राज्यों के लिए जो समिति की बात कही गई थी, उसके कौन होंगे? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। 8वीं है संचालन समिति। कौन सी? संचालन समिति। ये 8 याद रखनी है आपको। संचालन समिति के भी फिर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर यहाँ पर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए,
कहा गया उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान कीजिए, ठीक है ना, उस पड़ोसी राष्ट्र की क्या करना है, पहचान करना है, ठीक है। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान कीजिए जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश। तो हम किसके साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं, आप याद कर लो, बचपन, ठीक है, बचपन में MBA मैंने पढ़ा भी रखा है ना। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो किसके साथ करेंगे और कितने देशों के साथ हम सीमा साझा करते हैं, तो आप कहेंगे 7। कैसी स्थलीय सीमा, कितने हजार, तो 15,200 किलोमीटर की है, ठीक है। ऐसे रिवीजन करें आप, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक की सारी बात। हाँ, हो सकता है ये पूछ ले कि कितनी है, तो आप लिखेंगे 4,096.7 किलोमीटर, या इसी को 4,097 बोल दिया जाता है ना, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे छोटी मैंने बताया किसकी हो गई, अफगानिस्तान की, कितनी है, 106 किलोमीटर, ओनली 106 किलोमीटर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार क्या होगा, तो आप कहेंगे भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और कन्याकुमारी क्या होगा, देखिएगा, जो हमारा भारतीय विस्तार होगा वो कहाँ तक होगा, तो आप कहेंगे कन्याकुमारी तक होगा ना, यही तो कहेंगे आप, ठीक है। ऐसे ही तो है हमारा भारत ना, ऐसे ही समथिंग समथिंग ऐसे ही। तो हमारा जो यहाँ से कहाँ से, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल से लेकर कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है, ठीक है। इस प्रकार का विस्तार कहाँ, और यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर हिंद महासागर है। कौन सा सागर है, हिंद महासागर है। तो आप क्या कह सकते हो, हिंद महासागर तक फैला है। अरब सागर तो हमारे यहाँ है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी हमारी ये है, ठीक है ना। और हिमालय कहाँ है, तो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर हिमालय, ठीक है। आई होप कि आप सारी बातें समझ गए। अगला है, तो क्या सही होगा, बी सही होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा, आइए यहीं पर देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको और क्लियर दिखेगा ना। चलिए, तो हमने कहा कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से दिखेगा, यहाँ से भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। तो सबसे पहले के कहाँ से जाएगी, गुजरात से जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप कहेंगे, यहाँ लिखते हैं, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। क्रम से याद रखें, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर आप झारखंड, फिर आप वेस्ट बंगाल जिसे पश्चिम बंगाल, फिर आप त्रिपुरा और फिर मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात से जाती है, झारखंड से जाती है, असम मैंने बताया नहीं, और त्रिपुरा मिजोरम से जाती है। तो 1 2 4, 1 2 4 क्या होगा, सी उत्तर। आपको 8 की 8 याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अगले पार्ट पर चलते हैं। देखिएगा, अगला पार्ट थोड़ा सा झिलमिल झिलमिल टाइप का है, लेकिन आप काम चलाएंगे तो आपको सही से दिखेगा, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। कहा गया है कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है। आइए मेल खिलाते हैं हम लोग। तो सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पनाएं दी गई हैं, तो कहा गया है कि यहाँ पर पहला है कि नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज ने दिया है। तो ऐसा कुछ है क्या, आर्किमिडीज तो नहीं दिए थे, तो क्या होगा, यही आपकी बात सच हो जाएगी। क्योंकि किसने दिया था, तो आप कहेंगे इनकी जगह लाप्लास होते, लाप्लास ने दिया था, ठीक है ना। किसने दिया था, तो आप कहेंगे लाप्लास। ज्वारी, आगे कहा गया ज्वारी हाइपोथेसिस जेम्स जीन और हैरोल्ड जेफरी ने दिया था, बिल्कुल सही है। अगला है कि गैसी या गैसी किसने दिया था, तो आप कहेंगे कांट ने दिया था। अगला है कि आपका जो ज्वारी वाला वो हो गया, आप कहेंगे ग्रही वाला, तो ग्रही वाला भी सही है ना। अगला है सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। 117वें प्रश्न की कि सूर्य का दीप्तपन
अमुक जिसे हम देख सकते हैं वो क्या कहलाता है? आप कहेंगे प्रकाश मंडल कहलाएगा। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल तथा प्रभा मंडल से मिलकर बना है। प्रकाश मंडल में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जिससे यही भाग दिखाई देता है। कौन सा है? ये भाग। आगे है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? तो आप कहेंगे नासा के बाद कौन सा सितारा होगा? जल्दी से बताएंगे। अल्फा अल्फा सेंचुरी जी, आपको सेंटोरी जो है ये आपका एक तारा नहीं है, ठीक है ना? एक तारा नहीं है बल्कि क्या है? तारा अवस्था है। इसके अंतर्गत 3 तारे आते हैं, जैसे अल्फा, कौन कौन से आएंगे? अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी, और उसके बाद आपका आता है परिक्समा। क्या आएगा? परिक्समा। तो परिक्समा सेंट्री क्या हो? पृथ्वी के निकटतम स्थित तारा है। क्या होगा? पृथ्वी के निकटतम। तो क्या सही होगा? सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला है सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। क्या सम्मिलित होती है? तो भारत में सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक इसलिए होती है क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है? तो आप कहेंगे पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होता है। ठीक है। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का क्या नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है, योजना आयोग नहीं करता है, वित्त मंत्रालय नहीं करता है। आप कहेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन? केंद्रीय, उसके आगे क्या लिखा है? केंद्रीय लिखा है वहां पर ना, तो आप समझ जाएंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कब होती है? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की जाती है। ठीक है। 1 अप्रैल 31 मार्च में होती है राष्ट्रीय आय की गणना। 3 विधियों से की जाती है, एक साधन लागत या आय विधि, उत्पाद विधि, या आप कहेंगे व्यय विधि से। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक या इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्री कृषि विकास से संबंधित नहीं है? सिंचाई, बीमा, खनन या सड़कों की उपलब्धता। तो सिंचाई, परिवहन, विद्युतीकरण, भंडारण संरचना, कृषि बाजार, बीमा आदि क्या होंगी? कृषि विकास से आधारित होंगी। ठीक है ना। क्या होंगी? तो आप कहेंगे ये सारी सारी क्या होंगी? कृषि विकास आधारित प्रमुख संरचनाएं। ठीक है ना। खनन यहाँ पर आपका नहीं होगा। क्या? खनन। ठीक है। खनन कृषि विकास आधारित संरचना कारक नहीं है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? तो आप कहेंगे कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है? आयोग के सभी लोग इनको जानते हैं ना। योगी आदित्यनाथ जी हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं। श्री श्री रविशंकर भारतीय आध्यात्मिक नेता हैं तथा उमा भारती भारतीय राजनेत्री हैं जो भाजपा सरकार में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई में मंत्री रही थी। ठीक है। याद रखेंगे इनको, मैंने सबको बता दिया। अगला है कि उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। किसके लिए? गरीबी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो सबरी है किसके लिए? गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर, बेरोजगारी या साक्षरता दूर करने, असाक्षरता दूर करने के लिए। ठीक है। क्या? असाक्षरता दूर करने के लिए। तो आप कहेंगे वर्ष 2017 में, कब? इसको लिखेंगे वर्ष 2017 में क्या हुआ था? वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सबरी सबरी संकल्प अभियान शुरू किया गया था। किसके लिए? तो कुपोषण को दूर करने के लिए। किसके लिए? कुपोषण को दूर करने के लिए। ठीक है ना। कहा गया इसमें कुपोषण को दूर करने के लिए कि इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं तथा 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा। ठीक है। गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कब शुरू किया गया है? फरवरी 2018 में। और पेपर कब का है? आपका वीडियो एग्जाम 2018 का। ठीक है ना। तो पक्का वहां से कुछ प्रश्न रखे जाएंगे। ठीक है।
तो कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा डोर टू डोर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। दस्तक अभियान क्या है? सामाजिक और व्यापार परिवर्तन का हिस्सा है। किसका है? तो आप कहेंगे सामाजिक और व्यापार परिवर्तन का हिस्सा है। इसके द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है जन जन जागरण और जन सहभागिता के माध्यम से जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन का प्रयास किया जाना है। ठीक है ना, याद रखेंगे किसके लिए है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करने के लिए, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में, चंडीगढ़ में, गुरुग्राम में, नोएडा में। इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं तो आप उत्तर प्रदेश का देने जा रहे हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश का कुछ भी दिख रहा है तो आप नोएडा लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? तो आपके मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया? नोएडा। देश के पहले मोबाइल, देश का पहला है ना, देश का, तो इसलिए प्रश्न बन सकता है। क्या है? देश का पहला है। ठीक है, ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में ओपन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? अरे भाई, उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया है? जल्दी से बताएंगे। उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी को। 2 दिवसीय प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस का उद्घाटन ऐतिहासिक ताज नगरी आगरा के, और कैसा है? प्रथम मनाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट। ऐतिहासिक कहाँ पर? ताज आगरा के होटल में किया गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव जी की बात। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आप कहेंगे नेपाल। कौन है? नेपाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ साझा होती। नेपाल की नेपाल जैसे उत्तराखंड से भी साझा करता है, उत्तराखंड से भी साझा करता है, आपके बिहार से भी साझा करता है, आपके वेस्ट बंगाल से भी साझा करता है। ठीक है ना, और आपका जो भाई है सिक्किम, उससे भी साझा करता है। कितने याद रखने हैं? तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 राज्यों से नेपाल सीमा साझा करता है। 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ठीक है, याद। उत्तर प्रदेश के कितने जिले होंगे? उत्तर प्रदेश के टोटल केंद्र शासित उत्तर प्रदेश के कितने? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश 9 भारतीय राज्यों के द्वारा, उत्तर प्रदेश के कुल 9 भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, कितने? 9। अगला है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश, बिहार? नहीं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर आता है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर आता है। इसमें जैसे उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, और मध्य प्रदेश के कुछ सागर आते हैं इसके द्वारा। ठीक है ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी चलाई गई इसलिए, और करंट में मैंने उसे पढ़ा रखा है। अगला है कि कंप्यूटर शब्दावली पीडीएफ, आप लोग मांगते हो ना मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, बताएं अब भाई, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से। तो आप कहेंगे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। क्या होगा? डी उत्तर। ठीक है, याद कर लो, क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है। ठीक है, अगला आता है, देखिएगा, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन, 4 तो मिनिमम कंप्यूटर के आते ही आते हैं। इनका भी जुगाड़ बताते हैं कहाँ से पढ़ना है ना, या अगले लेसन अगली क्लास में आपको मैं इनका जुगाड़ बताऊंगी कि ये कैसे कंप्लीट किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, कहा गया, देखिए, निम्नलिखित कौन सी कुंजी पटल लघुपथ कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? तो कौन सा दर्शाएगी? हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग कंट्रोलर को दबाते हैं और उसके साथ क्या करेंगे? कंट्रोलर पर ई एस सी को दबाते हैं ना, तो कंट्रोलर कुंजी पटल लघुपथ कीबोर्ड शॉर्ट, तो विंडोज पर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक या कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चार्ल्स वेबल्स को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है।
कंप्यूटर वह युक्त है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचित किया जा सकता है। ये उत्तर बिल्कुल सही है। आगे पूछा गया है कि RFP का फुल फॉर्म बताएं, ठीक है ना। कहा गया है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यही सही है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ठीक है ना। रिक्वेस्ट फॉर क्या होगा, प्रपोजल, याद कर लो। IT सेक्टर में REP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है कि वाटसन वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी को प्रोडक्ट है। वाटसन, तो वाटसन कंप्यूटर किस कंपनी, तो आप कहेंगे IBM का है। किसका है, IBM। तो वाटसन कंप्यूटर IBM कंपनी, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कारपोरेशन द्वारा निर्मित किया जाता। IBM का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर होगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे हडसन नदी के किनारे। किसका, हडसन नदी। माप इकाइयों की CGS प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है, ठीक है ना। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। आपका इसमें क्या सही होने वाला है, तो आप कहेंगे CGS पद्धति में जो आएंगे तो क्या आएंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, कहीं है डी उत्तर, ठीक है। ये क्या होता है, तो आप कहेंगे CGS प्रणाली का है, ठीक है ना। सेंटीमीटर, आगे क्या दिया गया है आपका, तो आप कहेंगे फुट पाउंड सेकंड, आगे है ना, दिखेगा, दिखेगा यहाँ पर। और बाकी आप याद कर सकते हो देख करके ना। 7 प्रकार के आपके मूल मात्रक दिए जाते हैं SI में, इसमें SI में, ठीक है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट, जल्दी से बताएंगे। 1 वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, लिखा है क्या, उसमें जूल तो लिखा ही है, बताएं जल्दी से। आप सभी लोग इसका उत्तर फटाफट बताएं क्या होगा। 135 का उत्तर क्या होगा आपकी नजर में, तो आप कहेंगे 1 जूल प्रति कूलाम होगा। क्या होगा, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होगा। कहा गया तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का जो आपका व्यवस्थापन किस तरह का होता है, तो तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। कैसा होता है, बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। तो क्या बताएंगे उत्तर क्या होगा, तो आप कहेंगे बहुत ही बारीकी से बंधे होते हैं। सी उत्तर बिल्कुल राइट उत्तर है। बिल्कुल लास्ट का क्लास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 137 की हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। तो हीरा तथा ग्रेफाइट में समान क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन के अपर रूप है। अन्य शब्दों में कहा जा सके कि दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं, इनका परमाणु भार समान होता है। हालांकि इन दोनों की विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना तथा घनत्व भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे आप सभी लोग, 137 का उत्तर क्या बताएंगे, परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना क्या होते हैं, परमाणु भार समान। घाव का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, घाव। घाव का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है घाव का अध्ययन, ठीक है। ऑन्कोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कैंसर व ट्यूमर का अध्ययन करता है, ठीक है। और आगे कहा जाता है डर्मेटोलॉजी के अंतर, तो आप कहेंगे त्वचा तथा रोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है, तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की अभी आपकी मैडम ने पढ़ाया है क्या, न्यूरॉन मैडम ने आपको पढ़ाया ना, जब अभी मानो ह्यूमन पढ़ा रही थी ना, तो इसमें न्यूरॉन वगैरह की बात की गई। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजित कोशिका है। इसका कार्य क्या होता है, मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और इसका विश्लेषण करना होता है, ठीक है। अगला है
हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो हमारे शरीर में कुल कहाँ पर जाता है? तो आप कहेंगे अधिकांश मात्रा छोटी आंत द्वारा। कहाँ पर? छोटी आंतड़ी द्वारा। ठीक है, छोटी आंतड़ी द्वारा क्या कर लिया जाता है? सोख लिया जाता है। ठीक है ना। और इसकी लगभग लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर ना। आप समझिए कि आपके शरीर में 6 मीटर ऐसे ऐसे क्या है? छोटी आंत है। ऐसे ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे है ना छोटी आंत। आगे कहा गया है कि मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है? तो हो सकता है आपको ऑप्शन न दिख रहे हो, तो ये लिखा है मांडला। लिखा है मांडला, और यही बन गया है। ठीक है, मांडला। तो मध्य प्रदेश में स्थित मांडला जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है। 2011 के सर्वेक्षण के दौरान मांडला जिले में साक्षरता दर 68% थी। कितनी? 68% थी। ठीक है, किंतु अब यह जिला पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर जिला बन गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कहा गया, देखिएगा, कहा गया है यहाँ पर, पूछा गया है जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है ना। तो कहाँ किया गया है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो अब यहाँ पर तो मध्य प्रदेश भी दिया गया और इंदौर भी दिया गया है। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है और 9 जनवरी को मनाया जाता है? कब? 9 जनवरी को। क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी कहाँ से लौटे थे? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे 1915 में। और इन्हीं की लौट की प्रतिवर्ष 9 जनवरी को। तो कहाँ पर? आप कहेंगे 2023 का। देखिए, इंदौर भी दिया है और भोपाल दिया है। अब आप बताएं क्या लगाएंगे? 142 का उत्तर क्या लगाएंगे? तो आप कहाँ किया गया? तो इंदौर में किया गया है, भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, कहाँ? मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहा गया कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कुकरेल नाइट सफारी की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जाएगी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? अभी मैंने बताया था आप सभी लोगों की 13 जिलों में एक एक संस्कृत विद्यालय या ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है। और उत्तराखंड के हिंदी के बाद संस्कृत प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा भी होगी। तो कहाँ पर? उत्तराखंड के कितने जिले हैं? 13। और 13 के 13 जिलों में क्या? संस्कृत। ठीक है, क्या बनाया जाए? संस्कृत ग्राम विकसित किए जाएंगे। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब कटकर बना? कमेंट करके बताएं। ठीक है, और यहाँ हिंदी की बाद पहली इनकी आधिकारिक भाषा हिंदी है और दूसरी अब क्या हो जाएगी? आप कहेंगे संस्कृत हो गई है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही तो ढूंढता है यूपी ट्रिपल एस ऊट पटांग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगाओ क्या होगा? रोशनी, उजाला, दीपक, दमक। बताएं कौन है? तो आपके केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो आपके हैं जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया है। इसका क्या नाम रखा गया है? आप कहेंगे रोशनी नाम रखा गया। क्या? रोशनी। ठीक है, रोशनी नाम रखा गया है। इस लालटेन में एलईडी बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के खारे पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका दिवस आप कहेंगे 14 अगस्त को मनाया जाता है। अब वहां पर अगस्त लिखा है, 14 अगस्त सी उत्तर। ठीक है ना, क्या होगा? यहाँ पर अगस्त लिखा है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी घोषणा
कब की गई, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2021 में की गई है। ठीक है, कब? 2021 में। ठीक है, आगे बढ़ते। लास्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है। कहा गया उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को संघाई सहयोग संगठन, जिसे एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसे घोषित किया गया है? आगरा को, वाराणसी को, मथुरा को, अयोध्या को? उत्तर प्रदेश के कहाँ? वाराणसी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश की किसे? तो वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की संस्कृत और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है ना। संघाई सहयोग संगठन जो आपका सितंबर 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाले इस संगठन के सम्मेलन में की जाएगी, यह किया गया है। ठीक है, अगला है, देखिए पुराना प्रश्न, 31वां सरस्वती सम्मान पूछा गया है और आपको अब 32वां बताना है। कमेंट बॉक्स में बताएं जिनको पता है, क्योंकि मैंने करंट अफेयर में पढ़ा रखा है 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया। 31वें की बात करेंगे तो ये किसे? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को दिया गया है कि मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, आप कहाँ हो? क्लास लेने अभी तक नहीं आए। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो आप कहेंगे कब हुआ? तो 1986 में हुआ। ठीक है, अगला है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, देखिए इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्या हो? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण, मतलब मित्रता बनाकर रखे ना, ये नहीं कि पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं ना। और भारतीय मानक ब्यूरो इसका संचालन करता है। ठीक है, जिसकी देखरेख पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये आपके कितने 150 प्रश्नों में ये 50 आपके जीएस के प्रश्न हैं। आप इन्हें फटाफट रिवीजन करें ना। और जिन्हें आरओ देना है, आरओ 2023 जो आपका अक्टूबर में होने वाली है, और उसके अलावा यूपीपीसीएस 2024 जिनको देना है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं मात्र और मात्र 399 रुपीज में। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करें। ठीक है, क्या करें? आप सभी लोग क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और लाइव आने का प्रयास भी करें शाम 6 बजे। लाइक जरूर करें और उसके बाद शेयर कर दें। ठीक है, आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। मिलते हैं, आप सभी लोग चैनल को जरूर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, हिंदी के 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आइए।